नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के YouTube चैनल पर। और इस क्लास में कल की क्लास से अपनों ने शुरू किया था भाषाई कौशलों का विकास। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्यों? क्योंकि प्रश्न इसी प्रकार से भी पूछा जा चुका है कि जो भाषाई कौशल है उनका क्रम क्या है। तो ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। इसके बारे में सामान्य परिचय कल की क्लास में अपनों ने देख लिया था। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं उससे आगे कि अपन निरंतर देख रहे थे कि भी भाषाई कौशल का विकास होना चाहिए, बच्चे में विकास इनका किया जाना चाहिए। शिक्षक द्वारा स्वयं भाषाई कौशलों का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षक का अनुकरण बालक करते हैं। तो ये होते कौन से हैं? कौशल कितने प्रकार के होते हैं, चलिए देखते हैं क्लास में। तो यहाँ पर अपना जो टॉपिक है वो है भाषाई कौशलों का विकास। भाषाई कौशलों का विकास। सामान्यतः जो भी भाषाई कौशल होते हैं वो 4 प्रकार के माने जाते हैं। तो यहां पर अपन एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात को देख रहे हैं। भाषाई दक्षता के लिए निम्न 4 कौशल आवश्यक होते हैं। निम्न 4 कौशल होते हैं। कौन सा? आप सुनना कर सकते हो। आप किसी भी भाषा के अंतर्गत पारंगतता या परिपक्वता लाने के लिए आप सुनते हो। सबसे पहले बालक है वो सुनना ही शुरू करता है। छोटा बालक होता है तो वह लिखना नहीं जानता, वह बोलना नहीं जानता, वह अपने अंदर भाषाई तत्वों का विकास सिर्फ और सिर्फ सुनकर करता है। तो वह सबसे पहले सुनता है। तो उसी प्रकार से आप पढ़कर यानी पढ़ना भी एक भाषाई कौशल है। आप अपने अंदर पुस्तकों को पढ़कर, पत्र पत्रिकाओं को पढ़कर भाषा के संबंध में पूर्णतः विकास करना चाहते हैं, भाषाई दक्षता को प्राप्त करना चाहते हैं। इसके साथ साथ जो लिखना होता है, आप लिखकर जब विचार अभिव्यक्ति करते हैं, कभी भी किसी भी टॉपिक के बारे में सोच लीजिए और उस टॉपिक के बारे में बाद में लिखना शुरू कीजिए। जब आप लिखेंगे ना तो आपके मस्तिष्क में नए नए विचार उभर कर आएंगे। सोचिए, एग्जाम टाइम चल रहा है तो आप रीट की एग्जाम दे रहे हैं, तो आप बीएसटीसी या बीएड किए हुए होंगे। आप उस टाइम को याद कीजिए जब यूनिवर्सिटीज की एग्जाम चलती थी। तो यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आप पढ़कर कुछ जाते थे और जब वहां पर जाकर लिखना शुरू करते थे तब आप स्वयं ही वैज्ञानिक बन जाते थे। यानी आपके विचार आप में आते जाते थे और आप उनको अभिव्यक्त करते जाते थे। तो अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण कौशल होता है लिखना, और लिखकर भी आप एक भाषा दक्षता को प्राप्त कर सकते हैं या भाषा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ अपन एक कौशल को और देखेंगे, बोलना। कितने कौशल होते हैं भाषाई दक्षता के? 4 कौशल होते हैं, या फिर अपन यूं कह सकते हैं भाषा के विकास के कितने कौशल होते हैं? 4 होते हैं। यदि आप इन 4 क्षेत्रों में कुशलता अर्जित कर लेते हो तो आपके अंदर भाषा का पूर्ण विकास हो जाता है, या फिर आप में विचार अभिव्यक्ति की क्षमता बहुत ही उत्कृष्ट रूप में आ जाती है। अब बात करते हैं जो मैंने पहले महत्वपूर्ण प्रश्न बताया था उसकी, भाषाई कौशलों के विकास का क्रम। तो इनका निश्चित क्रम कौन सा रहता है कि एक बालक है वो सबसे पहले क्या सीखता है और सबसे अंत में क्या सीखता है। इन कौशलों से संबंधित सबसे पहले वह किस कौशल का प्रयोग करना शुरू करता है। मैंने अभी आपको बताया कि छोटा बच्चा नहीं तो बोल पाता है, नहीं पढ़ लिख पाता है, तो वह क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ सुनता है। तो सुनकर वो धीरे धीरे विचारों को ग्रहण करता जाता है, शब्दों को ग्रहण करता जाता है। तो सबसे पहला जो चरण है वो कौन सा माना जाएगा? सुनना।
तो सबसे पहले बालक सुनता है, उसके बाद बालक क्या करता है, अनुकरण करता है। वह सुनता है, जैसे आपने देखा होगा कि काफी बार जब छोटा बच्चा होता है वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा परिपक्व होने लगता है, तो उस समय माँ कहती है बेटा बोलो माँ, दा दा दा, यानी इस प्रकार से ना ना ना, इस प्रकार से उसको शब्दों का प्रयोग सिखाया जाता है, शब्दों को बोलना सिखाया जाता है। तो पहले माँ उसको सुनाएगी कि बोलो बेटा माँ, फिर पीछे बालक बोलेगा। तो पहले तो सुनेगा और फिर बोलेगा। वहां पर पढ़ने लिखने से संबंधित योग्यता का विकास उसमें नहीं होता। तो इसलिए जो दूसरा कौशल आता है वो आता है बोलना। बालक सबसे पहले सुनेगा, बाद में बोलेगा, और उसके बाद बालक पढ़ना सीखता है। पढ़ना सीखता है। जब भी बालक स्कूल में जाता है तो आपने देखा होगा कि छोटे छोटे स्कूलों में एक बालक को आगे खड़ा कर दिया जाता है, वो चाहे काउंटिंग से संबंधित हो, चाहे किसी भी हिंदी वर्णमाला से संबंधित हो। तो एक बालक सामने खड़ा हो जाता है, वो जोर जोर से बोलता है 1, पीछे बच्चे बोलते हैं 1 2 3 4, इस प्रकार से बुलवाते हैं। क्यों? क्योंकि बालक को पढ़ना पहले सिखाया जाता है। बालक को ये पहले सिखाया जाता है कि कैसे कबूतर, बाद में उस कैसे कबूतर को लिखना सिखाया जाता है। पहले सिखाया जाता है उसे पढ़ना कैसे खरगोश, उसके बाद उसको जो है वो आउटलाइन, या फिर अपन यूं कह सकते हैं शिरोरेखा या स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ये सारी की सारी चीजें उसे बाद में सिखाई जाती है। तो बालक शिक्षा के अनुसार या शिक्षा कौशलों के अनुसार तीसरे चरण में पढ़ना सीखता है, और उसके बाद अंत में वह क्या सीखता है, लिखना सीखता है। तो इस क्रम में ये विकास चलता रहता है, भाषाई कौशलों का विकास चलता रहता है। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, सुबोपल्ली, बस एकमात्र सूत्र है सुबोपल्ली। यदि सुबोपल्ली याद रख लिया तो सु सुनना, बो बोलना, पै पढ़ना, ली लिखना, इस प्रकार से निश्चित क्रम में भाषाई कौशल का विकास बालक में होता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे। आगे अपन और कौन कौन सी चीजों को देख सकते हैं। देखिए, ये जो 4 प्रकार के भाषाई कौशल है, इनका वर्गीकरण अपन यहां पर देख लेते हैं पहले, कि इनको कितने भागों में वर्गीकृत करके पढ़ा जाता है और कौन कौन से भागों में वर्गीकरण इनका किया जाता है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं भाषाई कौशलों का वर्गीकरण। कौशलों का वर्गीकरण। भाषाई कौशलों को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटकर वर्गीकृत किया जाता है, या 2 भागों में वर्गीकृत करते हुए समझा जाता है। अब ये 2 भाग कौन कौन से होते हैं, देखिए, एक तो होता है ग्रहणात्मक कौशल। ग्रहणात्मक कौशल यानी जिसके माध्यम से बालक ग्रहण करता है। दूसरा जो होता है वो होता है अभिव्यक्तात्मक कौशल। अभिव्यक्तात्मक कौशल। तो इस प्रकार से बालक में 2 प्रकार के कौशल होते हैं, एक तो ग्रहणात्मक कौशल और एक अभिव्यक्तात्मक कौशल। एक कौशल तो ऐसा है जिसके माध्यम से बालक ग्रहण करेगा यानी लेगा, और दूसरा जिसके माध्यम से वह देगा यानी ग्रहण करके प्रकट करना। दोनों कौशल माने जाते हैं। ग्रहणात्मक कौशल के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, यदि अपन इस पर विचार करें तो देखिए, ग्रहण बालक 2 माध्यमों से करता है। किन माध्यमों से? सुनकर ग्रहण करता है,
तो सुनना एक ग्रहणात्मक कौशल माना जाएगा। इसके साथ साथ पढ़कर भी बालक कुछ न कुछ ग्रहण करता है। तो सुनना और पढ़ना दोनों के दोनों किस प्रकार के कौशल माने जाएंगे? ग्रहणात्मक कौशल। जैसे आप पुस्तक पढ़ रहे हो, कोई भी कहानी पढ़ रहे हो, कोई रेखा चित्र पढ़ रहे हो, तो उसमें कुछ न कुछ आपको नया मिलेगा और उसको आप ग्रहण करते हुए जाओगे। आपने किसी भी व्यक्ति की भाषा सुनी, कुछ ऐसे शब्दों को सुना जिससे आप प्रभावित हुए, तो उनको भी आप ग्रहण कर लोगे। आप स्वयं बाद में उनका प्रयोग करने लग जाओगे। तो वह क्या हुआ? ग्रहणात्मक कौशल हुआ। तो सुनना और पढ़ना दोनों के दोनों ग्रहणात्मक कौशल है। इनके माध्यम से हम किसी न किसी प्रकार से भाषा संबंधी दक्षता को ग्रहण करते जाते हैं। अभिव्यक्तात्मक, इसमें भी दो चीजें आती है। कौन सी? बालक बोलकर अभिव्यक्ति करता है। सबसे पहले तो वह बोलकर ही अभिव्यक्ति करता है। तो बोलना भी क्या माना जाएगा? अभिव्यक्तात्मक कौशल माना जाएगा। और इसके साथ साथ बालक लिखकर भी अभिव्यक्ति करता है। तो लिखकर विचारों की अभिव्यक्ति करना या लिखना किस कौशल में आएगा? अभिव्यक्तात्मक कौशल में आएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि अक्सर किसी भी बच्चे के भाव या विचार जानने के लिए कॉलेज स्तर पर या उच्च स्तर पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। कभी भी कहानी प्रतियोगिता का आयोजन नहीं किया जाता। क्यों किया जाता है निबंध प्रतियोगिता का? क्योंकि निबंधों में बालक अपने विचार का प्रकटीकरण करता है। वह अपने विचारों को प्रकट करता है। वह अपने विचारों को प्रकट करते हुए ये दर्शाता है कि वह किसी भी घटना, किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति विशेष के संबंध में क्या सोचता है। तो इसलिए लिखना भी एक विचारों का प्रकटीकरण है, एक विचारों का अभिव्यक्ति कौशल है। तो इस प्रकार से अपन भाषाई कौशलों का वर्गीकरण दो भागों में करते हैं। और दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो ग्रहणात्मक कौशल है, जिसमें जो आती है वो आती है सुनना और पढ़ना। और उसके बाद जो दूसरा आता है वो आता है अभिव्यक्तात्मक कौशल, जिसमें बोलना और लिखना आ जाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए यहां पर अब अपन एक एक करके इन सभी कौशलों का अध्ययन करने वाले हैं। देखिए 4 कौशल है। चारों में सबसे पहला कौशल कौन सा आता है? श्रवण कौशल। श्रवण कौशल जिसे अपन सुनना भी कहते हैं। श्रवण कौशल में अपन पहले तो बालक को परिवार से जोड़ते हैं, उसके बाद उसको विद्यालय से जोड़ते हैं। ठीक है। बालक की प्रथम पाठशाला कौन सी है? परिवार है, प्रथम पाठशाला। अब यहां पर बालक है वो सीखना शुरू करता है। किसके माध्यम से? सुनकर। वह सुनकर और भाषा का विकास करता है स्वयं के अंदर। या फिर अपन यूं कहें कि जब छोटा बच्चा होता है तो वह परिवार में, आप एक चीज देखिए ना, इससे पहले अमेरिका में एक बच्चा है जो पल बढ़ रहा है, उसकी भाषा अलग होती है। भारत के ग्रामीण परिवेश में पलने और बढ़ने वाले बालक की भाषा अलग होती है। क्यों? क्या कारण है इसका? इसका कारण यही कहा जा सकता है कि भाई जो अमेरिका में जिस परिवेश में, जिस परिवार में बालक पल रहा है, बढ़ रहा है, उस परिवार का वातावरण अलग है, हमारे यहाँ का वातावरण अलग है। तो जब अलग अलग वातावरण में बालक अलग अलग तरीके से विकास कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो वातावरण अमेरिकन बालक को मिल रहा है उसके माता पिता अलग भाषा बोलते हैं, तो उसकी भाषा अलग होगी। भारतीय माता पिता, जो ग्रामीण माता पिता है, वो अलग भाषा बोलते हैं।
तो बालक में उसी भाषा से संबंधित दक्षता आएगी, उसी प्रकार की भाषा को बोलना वह सीखेगा। तो इसलिए प्रथम पाठशाला बालक की परिवार है और परिवार में वह शब्दों को सुनता है और शब्दों को सुनकर वह उसी से संबंधित विकास करता जाता है, उसी प्रकार के शब्दों को ग्रहण करता जाता है। इसीलिए अपन ने परिवार की भाषा को मातृभाषा यानी माँ की भाषा कहते हैं। और बालक सर्वप्रथम कौन सी भाषा सीखता है? मातृभाषा ही सीखता है। अपने घर में आम बोलचाल में आने वाले शब्दों को सीखता है। क्यों? क्योंकि वह सुनकर सीख रहा है और सब लोग आपस में वो बोल रहे हैं तो वही वह ग्रहण करता जाएगा। अब विद्यालय में बालक दो प्रकार से भाषा का विकास करता है। सुनकर भी दो प्रकार से बालक भाषा का विकास करता है। कैसे? एक तो औपचारिक रूप से, या फिर अपन यूं कहें कि औपचारिक शिक्षण द्वारा, और एक होता है अनौपचारिक शिक्षण द्वारा। अब ये क्या चीज है? देखिए, औपचारिक रूप से तो बालक को भाषा पढ़ाई जाती है। जब भी बालक पढ़ने बैठता है तो उसको कंपलसरी पेपर दिया जाता है। सामान्यतः भारत में तो यूं है कि एक ही स्कूल में कम से कम एक बालक को दो भाषाएं अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है, दो भाषाओं का ज्ञान करवाया जाता है। जैसे अपने यहाँ हिंदी व इंग्लिश कंपलसरी पेपर चलता है। हिंदी के साथ आप जो है संस्कृत, उर्दू, कुछ जगहों पर 3 सब्जेक्ट, 3 भाषाओं का ज्ञान बालक को करवाया जाता है। तो इसलिए वो जो बालक के सिलेबस में भाषाएं दी जाती है वो क्या कहलाता है? औपचारिक शिक्षण, जिसके माध्यम से बालक को भाषा का नियमित ज्ञान दिया जाता है। किसके माध्यम से? नियमित कक्षाओं के माध्यम से। तो नियमित कक्षाओं द्वारा नियमित ज्ञान देना भाषा का ही क्या कहलाता है? औपचारिक शिक्षण। कक्ष में एक शिक्षक बालक को पढ़ा रहा है, वह पढ़ाते पढ़ाते भाषा से संबंधित, जैसे हिंदी पढ़ा रहा है तो हिंदी से संबंधित वह ज्ञान देगा। हिंदी से संबंधित वह अनेक तत्वों का ज्ञान करवाने का बालक को प्रयास करेगा। संस्कृत पढ़ा रहा है तो संस्कृत के तत्वों का ज्ञान करवाएगा, संस्कृत की वर्णमाला का ज्ञान करवाएगा, वर्णमाला में भी आगे शब्द, वाक्य, इन सभी चीजों का ज्ञान करवाएगा। इंग्लिश पढ़ा रहा है तो जाहिर सी बात है इंग्लिश में भी वह ज्ञान करवाएगा। तो वह क्या करेगा? नियमित, जिस प्रकार से भाषा बनने का क्रम है उसी प्रकार से वह उसी क्रमानुसार विद्यार्थी को इसका ज्ञान करवाता जाएगा। अनौपचारिक शिक्षण क्या होता है? आपने देखा होगा कि आजकल, पहले की बात छोड़िए, आज से 10-12 साल की बात को भी छोड़ दीजिए, क्योंकि 10-12 साल पहले भी स्कूल में ऐसा कोई नियम नहीं था कि भाई आपको स्कूल जाकर इस प्रकार की भाषा बोलना अनिवार्य है। ऐसा कोई नियम नहीं था, परंतु वर्तमान में है। वर्तमान में कुछ विद्यालय ऐसे होते हैं जो हिंदी मीडियम के हैं, तो उन पर विद्यार्थियों को हिंदी बोलने के लिए कहा जाता है, पाबंदी होती है विद्यार्थियों को स्कूल में या विद्यालय वातावरण में उसको हिंदी ही बोलना है। कुछ विद्यालय ऐसे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम होते हैं, तो वहां पर बालकों को स्पेशली निर्देशित किया जाता है कि वहां पर आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही वार्तालाप करेंगे, इंग्लिश का ही प्रयोग करेंगे। अब वहां पर बालक है वो अपनी जो स्कूल की जो निश्चित की गई भाषा है उसमें वह बातचीत कर रहा है। अब बातचीत के दौरान अब देखिए वह अलग अलग विद्यार्थियों से मिलेगा, अलग अलग विद्यार्थियों से मिलेगा, और जब अलग अलग विद्यार्थियों से मिलेगा तो अलग अलग विद्यार्थियों द्वारा अलग अलग प्रकार के शब्द प्रयोग किए जाएंगे। वह उनसे प्रभावित होगा, उनको ग्रहण करता जाएगा। तो उनको जब वह ग्रहण करता है तो वह अपने आप परिवेश या वातावरण से उन शब्दों को लेता है। वह क्या कहलाता है? अनौपचारिक शिक्षण कहलाता है। नियमित शिक्षा यदि दी जाए
तो वह औपचारिक शिक्षण हो जाता है। परंतु नियमित शिक्षा न देकर ऐसी परिस्थितियां प्रकट हो जाती है कि जिसके माध्यम से बालक शब्दों को ग्रहण करता जाता है, विभिन्न कौशलों का विकास करता जाता है, तो वहां पर अपन उस को क्या कह सकते हैं, अनौपचारिक कह सकते हैं। देखिए, अपन पढ़ रहे हैं श्रवण कौशल, तो सुनने का कौशल जो है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका परिवार की है, दूसरी भूमिका विद्यालय की है। इसके साथ साथ ये जो सुनने की क्षमता है ये बालक में जन्मजात होती है। सुनने की क्षमता, हाँ, बालक श्रवण कौशल का विकास कर लेता है और कहते हैं कि अच्छे वक्ता नहीं तो अच्छे श्रोता बन जाइए, जिंदगी में सफल हो जाओगे। एक अच्छा श्रोता बनना भी एक कला होती है। कुछ बालक होते हैं, कुछ विद्यार्थी होते हैं जो कभी भी अच्छे से सुन ही नहीं पाते। वो जहां भी बैठेंगे उनके सामने कोई बोल रहा है तो उनका अपना अलग ही विचार चलता रहेगा। वो किसी अन्य के साथ बात करते जाएंगे, किसी अन्य के साथ बात करने का मौका न मिले तो स्वयं से बात करते जाएंगे, परंतु वो सुन ही नहीं पाएंगे। अगर अपन किसी को अच्छे से सुनते हैं तो अपन दो चीजें ग्रहण करते हैं, जिसके माध्यम से अपने बोलने संबंधी क्षमता का विकास भी होता है। तो एक अच्छे वक्ता नहीं तो कम से कम एक अच्छे श्रोता बन जाइए, वक्ता बनने की सीढ़ी पार करने लग जाओगे। तो यहां पर मैं आपको बता देती हूं कि ये जो सुनने की क्षमता है ये बालक में जन्मजात होती है। जन्मजात माने वंशानुक्रम से हमें ये क्षमता प्राप्त होती है, वंश हमें देता है, वंशक्रम से हमें ये क्षमता आती है। आपने देखा होगा कि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो सुन नहीं पाते, उनके श्रवण शक्ति नहीं होती। कैसे नहीं होती? वो प्रकृति प्रदत्ति नहीं होती, वंशानुक्रम से ही उसे नहीं मिल पाती। और यदि बालक को जन्मजात यह क्षमता नहीं मिल पाती तो बालक उसके संबंध में विकास भी नहीं कर पाता। तो इसलिए बालक का एक पक्ष वहां पर रुक जाता है। हालांकि शिक्षा हर क्षेत्र में है और वर्तमान में जो बालक सुन नहीं पाते या जो बालक बोल नहीं पाते उनके लिए भी स्पेशल एजुकेशन का प्रयोग किया गया है। तो स्पेशल एजुकेशन द्वारा उनको एजुकेट कर दिया जाता है और वो लोग भी अपनी जीविका का निर्वाह आसानी से कर लेते हैं। यहां पर मैं यूं कह रही थी कि भाई ये जन्मजात होती है और काफी बार आपने ऐसी बातें भी सुनी होगी कि वह बालक सुन नहीं सकता। तो जब आपको पता चल जाता है, जब माता पिता को पता चल जाता है कि हमारा बालक सुन नहीं पाता, तो वो घर पे नहीं बैठते, वो अनेक जगहों पर जाकर बालक को चेक करवाते हैं, अनेक डॉक्टर्स की राय लेते हैं। परंतु आपने उसके बाद भी ये सुना होगा कि नहीं, इस बालक में श्रवण शक्तियों का विकास ही नहीं हुआ, तो यह किसी भी माध्यम से सुन नहीं पाएगा। वर्तमान में टेक्नोलॉजी बहुत विकसित हो चुकी है, परंतु फिर भी जन्मजात यदि ये क्षमता नहीं है तो कोई भी डॉक्टर, कोई भी तकनीकी इस क्षमता का विकास बालक में नहीं कर पाती। तो इसलिए सबसे पहला, या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि श्रवण कौशल का आधार जो है वो ये है कि बालक में जन्मजात इस प्रकार की क्षमता होनी चाहिए। जन्मजात क्षमता बालक लेकर आया है तो सबसे पहले तो परिवार में उसे सुनाना शुरू किया जाएगा, विभिन्न प्रकार के शब्दों का परिचय उसे करवाया जाएगा। उसके बाद विद्यालयी वातावरण में बालक जाता है। विद्यालयी वातावरण में औपचारिक व अनौपचारिक रूप से बालक है वो सुनकर भाषा कौशल का विकास करता है। ये तो हो गए दोनों महत्वपूर्ण तत्व। इसके साथ साथ इसमें एक बीच में चीज और आती है, वो आती है समाज। कौन? समाज। समाज का प्रभाव भी बालक पर पड़ता है। एक बालक एक ही जिले में रहा, अपने घर पर ही रहा और वहीं पर पला, वहीं पर बढ़ा और वहीं पर ही अपनी जीविका का निर्वाह कर रहा है। जबकि एक बालक, आपको तुलना तब समझ में आएगी जब आप दूसरे बालक को समझेंगे। दूसरा बालक जिसके पिता नौकरी में है, जिसके पिता जॉब करते हैं, अब पिता का ट्रांसफर कभी कहीं हो जाता है, कभी कहीं हो जाता है, वह अपने पिता के साथ साथ जाता है।
अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति का स्थानांतरण, एक व्यक्ति की पोस्टिंग हनुमानगढ़ में हुई, ठीक है। उसके 2 साल बाद वह झुंझुनू चला गया, झुंझुनू चला गया। उसके 2 साल बाद वह जयपुर चला गया, उसके 2 साल बाद वह जोधपुर चला गया। तो हनुमानगढ़ की बोली अलग है, झुंझुनू की बोली अलग है। हालांकि शब्द मिलते हैं, मिलते जुलते हैं, ज्यादा फर्क नहीं है, परंतु एक तो लय का अंतर है, दूसरा कुछ शब्द जो देशज शब्द होते हैं उनका प्रयोग अलग अलग तरीके से होता है। झुंझुनू अलग भाषा सीखेगा, जयपुर जाएगा फिर अलग भाषा सीखेगा, जोधपुर जाएगा तो फिर जो राजस्थानी या मारवाड़ी भाषा है उसके शब्दों का प्रयोग करेगा। तो ये बालक है। अब इस बालक की भाषा अलग होगी, इस बालक की भाषा अलग होगी किस बालक से? उस बालक से जो एक ही जगह रहा है ना। तो इस प्रकार से समाज या सामाजिक परिवेश का प्रभाव भी इस कौशल पर रहता है। जिस प्रकार के सामाजिक वातावरण में बालक रहता है उस प्रकार की भाषा भी बोलता है। विद्यालय में बालक 4 से 6 घंटे रहता है, तो उस दौरान हो सकता है कि वह हिंदी में बात करे, हो सकता है वह इंग्लिश में बात करे, परंतु ज्यादा समय वह अपने घर में, अपने समाज में बिताता है। तो समाज का प्रभाव उस पर ज्यादा पड़ता है। और अक्सर बच्चे ये होते हैं कि स्कूल में हिंदी बोलते हैं, घर पे आते ही अपनी वही मातृभाषा का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से श्रवण कौशल में श्रवण की क्षमता जन्मजात होती है, उस पर अनेक चीजों का प्रभाव पड़ता है। परिवार का प्रभाव पड़ता है, विद्यालय का प्रभाव पड़ता है, समाज का प्रभाव पड़ता है। साथ साथ अपन ये भी कह सकते हैं कि इनके द्वारा, परिवार, विद्यालय, समाज के द्वारा बालक में श्रवण कौशल का विकास भी किया जाता है। बालक सुनने से संबंधित दक्षता का विकास करता है। और कौन कौन सी चीजें इसके अंतर्गत कह सकते हैं? देखिए, जब अपनों ने समाज की बात कर ली तो समाज में एक तत्व आता है, और वो तत्व कौन सा आता है? संस्कृति का आता है, संस्कृति का आता है। अब संस्कृति का प्रभाव भी बालक पर पड़ता है। संस्कृति में अपन कौन कौन सी चीजें लेते हैं? अपन खान पान लेते हैं, वेशभूषा लेते हैं, और इसके साथ साथ अपन भाषा लेते हैं। प्रत्येक संस्कृति की अपनी अलग भाषा होती है, अपने अलग शब्द होते हैं, और अलग अलग संस्कृतियों में पालन होने वाले बालक या फिर पाले जाने वाले बालक का व्यक्तित्व अलग अलग प्रकार का होगा, उनकी भाषा अलग अलग प्रकार की होगी। तो संस्कृति का प्रभाव भी बालक की भाषा पर पड़ता है। हालांकि अपन एक अच्छा वातावरण देकर, अपन औपचारिक रूप से परिवेश को तैयार करके बालक में अन्य भाषाओं का विकास भी कर सकते हैं, अन्य क्षमताओं का विकास भी कर सकते हैं। परंतु जब अपन संस्कृति की बात करें तो यहां से बालक के जीवन का प्रारंभ होता है। जीवन का प्रारंभ, यहां से बालक सीखना शुरू करता है, और सीखना शुरू करता है तो इसका प्रभाव बालक पर प्रथम रूप में पड़ता है, और जब प्रथम रूप में पड़ता है तो इसका प्रभाव बालक में सदैव रहता है, किसी न किसी रूप में रहेगा। आपने देखा होगा कि कुछ लोग हिंदी बोलते हैं, जैसे जयपुर साइड जाइए, आप जयपुर साइड जाओगे तो जयपुर में लोग जो हिंदी बोलेंगे उनकी हिंदी की टोन अलग होगी, हिंदी बोलने का तरीका ले अलग होगी। क्यों? क्योंकि उनमें अपनी संस्कृति का प्रभाव आ रहा है, अपनी भाषा जो जिस तरीके से वो बोलते हैं उसका प्रभाव आ जाता है। तो आज की क्लास में अपनों ने देखा कि भाषा की अभिव्यक्ति के कितने कौशल हैं। 4 प्रकार के कौशल है, उनका क्रम सुबोपल्ली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 प्रकार का क्रम रहता है। ये आप स्पेशली ध्यान में रखिएगा, सीधा का सीधा प्रश्न पूछा जाता है। इन 4 कौशलों को अपनों ने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। एक तो ग्रहणात्मक, जिसके माध्यम से अपन ग्रहण करते हैं, अभिव्यक्तात्मक, जिसके माध्यम से अपन अभिव्यक्त करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।